हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद है पंकज जैन जी। पंकज जैन जी जो है वो बीटेक है उन्होंने, और उसके साथ साथ आईआईएम के अंदर मैनेजमेंट स्टडी हासिल कर रखी है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और राम राम। अच्छा सर, आप इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है गुजरात के अंदर है, और हम स्टार्ट मोदी जी से ही कर रहे हैं कि आप मोदी जी के जो वालदा हैं, उनकी जो मदर है, उनके घर के पास ही तकरीबन रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उस नाम तो सुनते हैं कि मोदी जी के बारे में, कि वो उनके नाम के साथ चाय वाला भी लगता है, बड़े वो फखर के साथ भी बोलते हैं, मोदी जी खुद भी बोलते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले हम आपसे जानेंगे, उसके बाद में फिर हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आज आपसे जो है मोदी जी की जो कामयाबी है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले हमें मोदी जी के बारे में बताइए, उनकी फैमिली के बारे में बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वो चाय वाले के नाम से मशहूर है, इसमें कितनी हकीकत है और क्या असल में इसके पीछे क्यों उनको चाय वाला कहा जाता है, और उनकी जो मदर यहाँ पर रहती हैं उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा। जी, ज़रूर। देखिए, मोदी जी जो बचपन में यहाँ एक गुजरात में एक गाँव है वडनगर, जहाँ उनका जन्म हम्म। हुआ था। तो उन्होंने उनके फ़ादर वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी जी छोटे थे तो वो अपने फ़ादर के साथ काम में हाथ बटाते। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने बचपन में चाय बेची है। और काफ़ी सपोर्ट किया है। उनकी जो फैमिली है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, काफ़ी गरीब परिवार था देखिए, है ना? तो उनकी मदर जो है वो बचपन में ना दूसरों के घरों में काम करना, झाड़ू-पोछा करना, बर्तन साफ करना, इस तरीके से काम करती थी और ये काफ़ी बड़ा परिवार है। तो ये जो 4-5 भाई-बहन हैं, तो ये सभी लोग काफ़ी गरीबी में गुज़रे और उसके बाद में देखिए मैंने अपनी आँखों से यहाँ पर देखा हुआ है कि मोदी जी हम्म। जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उनकी मदर एक उनके छोटे भाई के साथ में, है ना, छोटे क्वार्टर में रहती थी। बहुत ही छोटा अच्छा। बंगलो नहीं, सरकारी क्वार्टर में रहती थी। और उसमें देखिए, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक जो हम जो सुविधाएँ होती है, वही थी। आप ये हम्म। सोचिए कि एक चीफ मिनिस्टर की मदर किस तरीके से रहती थी और मोदी जी बहुत कम मिलने जाते थे उनसे। हम्म। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मोदी जी ने अपने परिवार को और अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी पोज़ीशन को, दोनों को बिल्कुल ही सेपरेट रखा है। हम्म। अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, देखिए मैं बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ। मोदी जी पार्ट हम्म। टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम संत हैं, तो कोई आश्चर्य अच्छा। की बात नहीं। जी, उनकी पोज़ीशन अच्छा, पर मे, जिस तरीके से काम मेरे करते लिए हैं, दो वो कर दो सकते हैं। चीजें दो चीजें इसमें बड़ी ही हैरत अंगेज है मेरे लिए। एक तो ये है कि एक इतने गरीब परिवार से एक बंदा उठता है और पहले वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है। इतने बड़े एक देश का जो है वो प्राइम मिनिस्टर एक निचले लेवल से, तो मेरे लिए एक बहुत ही ये हैरत वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं है। और जी, दूसरी ये, इससे भी बड़ी जो बात है कि एक बंदा इतनी अहम पोस्ट पर पहुंच जाता है, जैसे आपने बोला कि वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो क्वार्टर में रहती थी, एक छोटे से घर में रहती थी। ये उससे भी बड़ी हैरत की बात है कि एक इतने लेवल से पहुंच गए, जिसने पैसा देखा ही नहीं, जिसको जी, सारी चीजों से वो दूर रहा है सारी जिंदगी, और उसकी फैमिली दूर रही, तो वो तो इस तरह का बंदा पाकिस्तान में अगर पहुंच जाए तो सबसे पहले अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाता है, अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है। तो मेरे लिए दोनों चीजें बहुत ही हैरत अंगेज है कि वो एक तो निचले लेवल से पहुंचे, और दूसरा उन्होंने उससे कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, अपनी फैमिली को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जी। जी, इनफैक्ट उनके एक भाई है अमृत भाई, मोदी जी के। उनके जो हम्म। पुत्र हैं, हम्म। उनका एक स्टेटमेंट था कि उनके परिवार ने कभी हवाई जहाज़ अंदर से तक नहीं देखा। उनके अच्छा। भतीजे कोई पेट्रोल पंप पर काम करता है, कोई कबाड़ी की दुकान पर काम करता है, किसी के राशन की दुकान है। वो अब हम्म। वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं वो। सो ऐसा हम्म। नहीं है कि वो कुछ चेंज हुआ है। तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड जी। परिवार से। जी। चले हम अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन और जो डिप्लोमेसी में मोदी जी और जयशंकर और उनकी जो टीम की जो कामयाबियां हैं, जो अचीवमेंट हैं,
उसके पीछे आप क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं उनकी, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनका एक माइंडसेट था, किस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो वो भारत के गुण गा रही है, या भारत के साथ अपने रिलेशन जो है वो जोड़ना चाह रही है, या जिनके रिलेशन पहले ही भारत के साथ है उनको वो जी। मजीद बेहतर कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है? देखिए, भारत का जो इतिहास है, वो फ़ॉरेन रिलेशंस के मामले में हज़ारों साल पुराना है। हम लोग बिज़नेस करते हैं, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, कई हज़ारों सालों से भारत का बिज़नेस वहाँ से चला आ रहा है। अच्छा, मोदी जी को ये सारी चीज़ें पता है, उन्होंने बड़ा ही स्टडी कर रखा है इन सारे टॉपिक्स को। तो उनको ये पता है कि हमें फॉरेन रिलेशंस जो हमारे हज़ारों सालों से जो कल्चरली जो चले आ रहे हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है, इस बात को बहुत डीपली समझते हैं, ठीक है। हम्म, दूसरा ये कि आप देखिए मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने, तब उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। हम्म। ठीक है। तो उस वीज़ा को यूएस एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो पाकिस्तान और बड़ा खुश साथ हुआ ही था उस वक्त, पाकिस्तान के अंदर बड़ी हाँ, खुशियां मनाई गई थी। देखें जी, ये एक ऐसे नाजेबा अल्फाज इनके लिए, मोदी जी के लिए बोले जाते थे उस वक्त पाकिस्तान में। जी। तो देखिए आप उस समय जब उन्होंने अच्छा, जो उनके वीज़ा जो अप्लाई किया था उसको तो डिसमिस किया ही, उनके जो पहले से एक्सिस्ट वीज़ा थे, टूरिस्ट वीज़ा का था, बिज़नेस वीज़ा वो भी कैंसल कर दिए, ठीक है। हम्म। अब एक सिटिंग वज़ीर आला जो आपके यहाँ शायद वज़ीर आला बोलते हैं, उसके जी। लिए उसके इस तरीके से अगर आप ये रिवोक कर दें वीज़ाज़, तो उसको हम्म। कैसा फ़ील होगा? तो उनके बिल्कुल। मन में कहीं न कहीं था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है और अपने देश को भी प्रूव करना है। हम्म। ऐसा, ठीक है। तो वहाँ से जो ये कहानी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद ये आगे बढ़ती ही गई और इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसमें देखिए बहुत सारे डायमेंशन्स हैं और मैं आज आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आखिरी तक बने रहें। क्योंकि हम हम्म। लोग इसको थोड़ा इन डीप एनालिसिस करेंगे कि ऐसे क्या डायमेंशन्स हैं उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में, जो इतने हेल्पफुल हुए हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी बात बताऊँगा जो बहुत कम लोगों को पता है या ख़ासकर पाकिस्तान के तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगी, ठीक हम्म। है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं कि जैसे उनका डायमेंशन है, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। उनकी 76% से ज़्यादा ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है, ठीक है? हम्म। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखिए मोदी जी ने 60 से ज़्यादा देशों की यात्राएँ की, ठीक है? हम्म। और उसमें ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ उन्होंने विज़िट किए हैं जो पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट नहीं की, ठीक है। अच्छा वो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे रवांडा हुआ, मंगोलिया हुआ तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, पीएनजी हुआ, पीएनजी नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, किसी ने सुना जी। भी हुआ होगा तो वो दुनिया के नक्शे में किधर है किसी को पता नहीं। तो इस तरीके के जो उन्होंने अपने कंट्रीज़ के विज़िट किए, तो उससे उनका उन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन डेवलप हुआ। वो फॉरेन कंट्रीज़ का इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम लोगों हम्म। को इनके साथ बिज़नेस करना चाहिए। इज़राइल पहली बार मोज़ी मोदी जी ने विज़िट किया, इससे पहले किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इज़राइल विज़िट नहीं किया था। हम्म। तो इस तरीके से कई कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया और आपको पता है अभी-अभी यूएई और सऊदी तो मोदी जी कई बार जाकर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 टू हम्म। 8 टाइम्स उनकी विज़िट्स हो गई है। तो इन हम्म। सब विज़िट्स में मोदी जी ने अपना एक जो रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। अच्छा एक मज़े की हम्म। बात मैं बताता हूँ आपको, कि जब इस तरह की चीज़ें होती है, जब मोदी जी जाते हैं अपने विज़िट के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं वहाँ पर इस तरीके जैसे अभी सऊदी गए तो वहाँ पर है ना जी। नेशनल आर्काइव एक्सेस के लिए उन्होंने ये साइन एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है? तो वो काम तो चल रहा है। लेकिन देखिए आम आदमी को वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती है। आपने कितने हम्म। पेपर पे साइन किए, क्या किया? एक कॉमन मैन को आप रेहड़ी वाले से पूछे उन्होंने क्या किया नहीं पता होगा। नहीं। तो उसके लिए मोदी जी के पास अलग मसाला होता है। तो हम्म। वो वहाँ पर क्या दिखाते हैं कि वो 3 दिन में 4 देश घूम कर आ गए। एक हम्म। ही दिन में 10 मीटिंग कर ली, 15 मीटिंग कर ली। रात मोदी जी ने हवाई जहाज में गुज़ारी, होटल का खर्चा बचाया बचाया। देखिए ये दिखाने के लिए भी कुछ चाहिए, काम तो चल ही रहा है, वो हो ही रहा है। हम्म। लेकिन ये भी साथ-साथ में चल रहा है। तो इससे क्या है कि लोगों के बीच में उनका एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है, ठीक हम्म। है? तो ये एक बहुत बड़ी उनकी समझदारी है और कि वो इसमें दोनों को और मैनेज इसमें कर पा रहे फिटनेस हैं। देखें ना, उनकी फिटनेस भी देखें कि इतनी एज हो गई है
और वो जी। इतना कम सोते हैं, जब भी फॉरेन जी। विजिट पे जाते हैं और बहुत कम सोते हैं, मेरे ख्याल 3-4 घंटे से ज्यादा सोते ही नहीं वो। तो ये वो फिटनेस भी यहाँ तो है भी, ना उनकी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वो ज्यादा नहीं सोते हैं, जब भारत में होते हैं तब भी वो काफी देर तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हम्म, मैंने आपको बताया कि वो ऋषि हैं, पॉलिटिकल हम्म, तो पार्ट टाइम है, तो हमारे ऋषि मुनि ऐसा ही करते हैं, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, ऐसा, हम्म, है ना? तो ये एक 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 डायमेंशन है कि उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप कैसे करना है, कैसे छोटे देशों को साथ में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, विज़िट करनी है, नए-नए देशों में जाना है और उनको एंगेज करना है। तो ये एक डायमेंशन हो गया। दूसरा हो गया कि हम्म, हमारी एक पॉलिसी है हमारे नेबर फर्स्ट, ये मोदी जी लेके आए हैं। तो जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी है। वहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग सपोर्ट के लिए आगे आएँ, ऐसा हमारी हम्म, सरकार सोचती है और इस दिशा में ही कंटीन्यूअस काम करती है। आप देखिए अभी श्रीलंका की कितनी हालत खराब हुई थी। वहाँ पर हम्म, तो ऐसी कंडीशन थी, हमने वीडियोज़ देखे कि प्रेसिडेंट हाउस में लोगों ने अटैक कर दिया घुस और गए। ना चीज़ें निकाल कर फेंक रहे हैं उसमें हम्म, से और ले जा रहे हैं साथ में। स्विमिंग पूल में हम्म, नहा रहे हैं पूरे लोग प्रेसिडेंट हाउस हम्म, में। तो ये कैसी कंडीशन हो गई थी। ऐसे में इंडिया ने जब कोई लोन नहीं दे रहा था, मदद नहीं कर रहा था, तब श्रीलंका को $4 बिलियन का लोन दिया और उसको उस संकट से निकाला और गारंटी दी आईएमएफ को कि हम इनके पीछे खड़े हैं। तो आज देखिए हम्म, श्रीलंका उन वापस रिवाइवल हो रहा है ना? हम्म, नेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन दिया है इंडिया ने। इसके अलावा हमारी एक एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी पहले, जो पुरानी सरकारों ने लाई थी। उसको मोदी जी ने थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसको एक्ट ईस्ट कर दिया है। तो जैसे इसमें अभी ये फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ देखिए हमारा 45% फॉरेन ट्रेड होता है, ये कंट्रीज़ के हम्म, साथ में। तो उस ट्रेड को कैसे आगे बनाकर रखा जाए, कैसे कंटीन्यूअस एंगेज किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की है और इनके साथ तो अच्छा। हमारे बहुत। अच्छा, इसमें कुछ जी। चाइना के जो एंटी कंट्रीज हैं उनके साथ भी रिलेशन इंडिया पहले से बेहतर कर रहा है, ये इसमें भी ये भी कुछ चीज आपने देखी। जी, मेरे ख्याल से चाइना को ध्यान में रखकर तो नहीं किया जा रहा है। हम्म, कंटिन्यूअस जो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे आप ताइवान ले लीजिए या फिर फिलीपींस ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये तो हम्म, सभी के साथ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि चाइना को देखकर इस दिशा में कोई काम किया जा रहा है। चाइना के लिए तो ज़रूर जो जो कंट्रीज़ उसमें कुछ जाल में फँस गए थे, जैसे श्रीलंका है, तो उनको निकालने का ज़रूर कोशिश किया है। मालदीव के अदरवाइज़ बारे में क्या ख्याल है? मालदीव भी तो फंस गया ना चाइना के जाल में। हाँ, देखिए अब ये पॉलिटिक्स है, मेरे ख़्याल से पीपल टू पीपल कनेक्ट तो हमारा अच्छा ही है और हम्म, काफ़ी लोग विज़िट करते हैं और वहाँ की ज़्यादातर लोग भारत को पसंद करते हैं। लेकिन अब ये कुछ पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में सॉर्ट आउट हो जाएँगे। इसमें कोई हम्म, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे बहुत ट्रेडिशनल रिलेशन है। तो ये पुराने रिलेशंस को हम्म, हटाना ऐसा इंडिया ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है मालदीव में कि वो कुछ बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लमैटिक तरीके से लें। मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत जल्दी ये सुधार हो ही जाएँगे। हम्म, ठीक है। सही। फिर आप बात करते हैं देखिए, एक इंडिया की एक पॉलिसी है, अभी तक मैंने आपको 2 पॉलिसीज़ बताई है कि एक तो हम नेबर फर्स्ट अप्रोच पर चल रहे हैं और दूसरा हम लोग किस तरीके से छोटे कंट्रीज़ को साथ में लें। एक हमारा है फर्स्ट रिस्पोंडर पॉलिसी। तो कहीं हम्म, भी कुछ डिज़ास्टर होती है, कैलेमिटी आती है तो भारत सबसे पहले पहुँचे। ये किस तरीके से अचीव हो इस पर काम हो रहा है। देखिए, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड ऐसा एक हम्म, कहावत है। तो जब जी। ज़रूरत हो तब अगर हम पहुँच जाएँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उन हमारे रिश्ते उनके साथ और मजबूत होते हैं। आप देखिए टर्की के साथ आपको पता ही है ऐसे तो रिलेशनशिप जो है वो थोड़े स्ट्रेन्ड है, थोड़े खींचे हुए रहते हैं। लेकिन हम्म, अभी टर्की में जब अर्थक्वेक आया, तो इंडिया ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया विथिन 12 आवर्स 7 से 8 करोड़ रुपीज़ का मटेरियल अलोंग विथ मैन पावर। तो उनको हम्म, 7C7 फ्लाइट्स अरेंज किया, ड्रोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, 30 बेड हॉस्पिटल वहाँ पर ओपन कर दिया रिलीफ हम्म, मटेरियल बहुत सारा भेज दिया, ठीक है? इस जबकि टर्की ने हमेशा इंडिया का एनएसजी में मेंबरशिप अपोज़ किया है। मिडल ईस्ट हम्म, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो अभी-अभी डिक्लेयर हुआ है G20 में, उसको अपोज़ किया टर्की ने।
आर्टिकल 370 को अपोज किया। इंडिया आर्म क्यों सेल करता है अर्मेनिया को एंड सो ऑन, वहां पर अपोज किया। लेकिन उसके बाद भी हमने क्या चलाया, ऑपरेशन दोस्त। तो हम तो दोस्ती पर कायम है। तो ये रहा है। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया टर्की के अर्थक्वेक में। वहां पर रिलीफ मटेरियल जो भेजा था, कमाल की बात ये है कि जो टर्की से आया वही मटेरियल वापस भेज दिया। वही 20 दोबारा पैक सेकंड करके में। भेज दिया। और जी इंडिया के जो प्लेन थे जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने थे उनको गुजरने भी नहीं दिया। दो काम किए जी थे। बिल्कुल। तो अब टर्की वालों को का क्या सोचना रहा होगा जब उन्होंने ये देखा होगा, तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए सीखने वाली बात है कि हम ठीक है, अगर हम आपका वैसे भी टर्की मित्र है, तो आप चाहे तो आप उनको एक फ्रेंडली जेस्चर दे दें तब भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको उन्हीं का मटेरियल बेचकर कोई एहसान करें। ठीक है। ये शायद कहीं न कहीं जो उस समय की गवर्नमेंट थी उनकी एक बड़ी मिस्टेक रही है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये लेसन सीखा होगा। फिर एक देखिए, ये सब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। सभी कंट्रीज़ के अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो देयर मस्ट बी वन गाइडिंग प्रिंसिपल व्हिच इज़ गाइडिंग पूरे इस सिस्टम को। तो हमारा जो मोदी जी का एक पॉलिसी है कि नेशन फर्स्ट। मेरे ख्याल से उन्होंने जयशंकर साहब को यही कह के रखा है कि आप नेशन फर्स्ट, जहां भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगे, कहीं दुविधा हो कि अब इसको कैसे हैंडल करना है, इस मैटर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो आप एक ही चीज ध्यान में रखें, नेशन फर्स्ट। उसके अकॉर्डिंगली चलें। तो ये चीज में हर बार सफलता मिलती है। आप देखिए, आप रशिया यूक्रेन का वार होता है और तो इंडिया किसी की साइड नहीं लेता। वो कहता है कि उन्होंने जो इंडिया का स्टैंड है ये अप्रिशिएट किया, इवन यूएन में भी अप्रिशिएट हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री एंड दिस शुड बी अवॉइडेड। तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। इसमें देखिए जरूरी नहीं है पाकिस्तान ये सोचता है कि हमें हमेशा एक किसी न किसी की तो साइड लेनी ही पड़ेगी। तो इट इज जहां नॉट से डॉलर नेसेसरी। मिले हमें देखना होता है डॉलर कि में कहाँ से डॉलर मिलता, हाँ वहां उसकी साइड लेनी है हमने। हाँ जी, तो देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो डायमेंशन है, अगर आप उसकी तरफ देखें, आप बताइए मुजफ्फर भाई, क्या डायमेंशंस क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी? शॉर्ट में एक या दो लाइन में एक्सप्लेन करनी हो तो क्या है? उसमें दो हम आप कहते हैं ना नेशन फर्स्ट, हम कहते हैं कि यूएसए फर्स्ट। जहां हमें जी यूएसए बोलेगा ऐसे करो, हमने वैसे करना है। ये शॉर्ट में ये बता रहा हूं आपको। जी। देखिए, अब मेरी जो समझ है ये है कि एक तो मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है, चाहे सूडान में कोई हो, चाहे फिलिस्तीन में कोई हो, चाहे डेनमार्क में कोई हो, कहीं भी हो दुनिया में, मुस्लिम ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड है। ये एक तो ये पॉलिसी, इवन आम लोगों के मन में भी यही है। और दूसरा ये है कि इंडिया को अपोज करके डॉलर कैसे लेने ज्यादा से ज्यादा, ऐसा। ठीक है। तो अब इससे ये क्या लॉन्ग टर्म में तो नहीं चल सकती ना ये पॉलिसी। देखिए, आप दूसरों को कहते हैं कि वो हमारा भाई है, हमारा पा है ना, पाई है हमारा, ऐसे वहां बोलते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो लोग भी ऐसा मानने चाहिए ना। आप उनसे तो नहीं सुनते ऐसा कुछ। ये तो वन वे, मतलब जी। प्यार हो गया ना ये तो वन वे लव ऐसे स्टोरी ही। तो कितने दिन चलेगी? ठीक है। फिर उसके बाद में आप चाइना की दोस्ती आपकी क्या है? इंडिया अपोज करो, वो भी अपोज, ये भी अपोज, दुश्मन दुश्मन भाई भाई। तो इसमें पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? इट्स बहुत ऊपर ऊपर की हो गया ना ये। इट्स नॉट अ जी डीप जी। फॉरेन पॉलिसी, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है ना इसमें, ऐसा। तो ये प्रॉब्लम तो है ही। आप ये अच्छा, हमारी हम भारत के लोग जो हैं इस फॉरेन पॉलिसी में, देखिए पाकिस्तान के साथ आजकल हमारी सरकार ने तो नाम ही लेना बंद कर दिया। अब हम तो, हमारी सरकार तो नाम ही नहीं लेती है किसी फोरम पे। क्या हो रहा है वहां पर? अभी इलेक्शन हुए, कुछ भी हुआ, आपने कोई बयान नहीं सुना होगा हमारे गवर्नमेंट से। ठीक है। तो उसमें देखिए, उसमें हम लोग ऐसे तो न्यूट्रल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो अच्छा हो, वो प्रोग्रेस करे, वो आगे बढ़े। आपके भी अगर दो पड़ोसी हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके दोनों तरफ एक 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 साइड एक पड़ोसी रहता है जिसके घर में आए दिन झगड़े होते हैं, कर्जे मांगने वाले आते हैं, वो खुद कर्जे लेने के लिए बाहर जाते हैं।
आए दिन उनके बच्चे आपके घर पर पत्थर मार देते हैं और इस तरीके से आपको परेशान करते हैं। एक तरफ आपका ऐसा पड़ोसी है, जिसका आपके साथ बोलचाल बंद है, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं, वो खुश है उनकी दुनिया में। लेकिन बस आपसे बोलचाल बंद है। आपको कौन-सा पड़ोसी पसंद आएगा? जो अपने वही काम से आएगा काम ना। रखता है। जी, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, अपने काम से नहीं काम करता। रखता है, वो उनके खुश रहे, आप अपने खुश रहें। हुँ, तो हमारी तो बड़ी भावना है कि आप प्रोग्रेस करें, तरक्की करें और आप हुँ, अपने हाल में मस्त रहें। हुँ, तो ये तो हम सभी सभी लोग सोचते ही हैं कि अच्छे से अच्छे हुँ, रहें। कम से कम हुँ, इतना तो होना ही चाहिए। जी, फिर एक एक डायमेंशन और हम डिस्कस करते थे कि इसके बिना एस जयशंकर साहब, उनके बिना तो आजकल हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन पूरा होता नहीं। हुँ, तो इसके पहले सुषमा स्वराज जी हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी और बड़ी ही सुलझी हुई, तेज-तर्रार नेता थी और पूरा देश उनको बहुत मानता था। वो चली गई तो हमें ये लगता था कि अब इनकी जगह तो शायद कोई भर नहीं पाएगा। कैसे हम हुँ, मैनेज करेंगे? तो ऐसे समय में मोदी जी ने एक फॉर्मर डिप्लोमेट जयशंकर साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, ही इज़ अ हुँ, फॉर्मर डिप्लोमेट। तो ये तो मोदी जी की कलाकारी है कि कहाँ किसको कहाँ से ढूँढ के लाना है, कहाँ से निकाल के हुँ, लाना है। ही इज़ वेरी गुड लीडर इन दोज़ टर्म्स। तो हुँ, वो जयशंकर साहब को आइडेंटिफ़ाई किया उन्होंने, लेके आए और आप देखिए आज जयशंकर साहब क्या कमाल कर रहे हैं। हुँ, तो उनका एक बड़ा फ़ेमस स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि देखिए वो यूरोप में बैठकर यूरोपियंस के सामने क्या बात कह सकते हैं यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम ये माइंडसेट हुँ, से यूरोप को बाहर आना होगा, हुँ, ठीक है? तो अब यूरोपियन को उस समय तो कुछ कहते नहीं बना अचानक से, हुँ, लेकिन दबे मुँह पीछे से उन्होंने भी सपोर्ट किया कि बात तो ठीक ही बोल रहा है बंदा। ठीक है। एंड सही। इस चीज़ को हुँ, उन लोगों ने कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ किया है एंड दैट्स वेयर ये जो इम्पैक्ट है फॉरेन पॉलिसी का, हमारे रिलेशनशिप्स का यूरोप के साथ, ये सच्चाई के साथ तो सभी लोग खड़े रहते हैं, चाहे आज खड़े रहें या कल खड़े रहें। कहीं न कहीं तो हुँ, उनके मन में ये बात पहुँचती है कि नहीं बंदा बात तो सही है, ऐसा। हुँ, अभी आप पिछले हफ्ते की बात देख लीजिए, म्यूनिख में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जी, स्टेज पर जयशंकर साहब बैठे हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन साहब बैठे हैं, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर बैठी हैं, बार्बक मैम। तो वहाँ पर आप फॉरेन मीडिया ने कितना उनसे क्या सवाल पूछा जो कितना कॉम्प्लेक्स टफ सवाल था। वो हुँ, उनसे कहते हैं कि आपको तो दुनिया से बहुत सारी मैं थोड़ा सरल करके बात बोल रहा हूँ, बाकी तो उन्होंने हुँ, जो अंग्रेजी में कहा वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं इसलिए आप जो मर्ज़ी चाहे करते हैं। ठीक है, हुँ, जैसे आप रशिया से ऑयल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने। आप पे एक ही टॉपिक है आजकल उनके पास कि रशिया से ऑयल जी, लो, ऐसा, ठीक है। तो उसका जयशंकर साहब ने क्या रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हुँ, ठीक है। और हाँ, वो इश द जो पत्रकार जिन्होंने सवाल पूछा था, वो खुद हँसने लग गई, स्माइल दिया हुँ, उन्होंने और शी एप्रिशिएटेड। अच्छा, जब स्टेज पर यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हों तब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करना भी एक मायने रखता है। आप जी, इमेजिन करें वहाँ पर आपके बिलावल साहब होते तो किस तरीके से जवाब देते वहाँ पर। अगर हुँ, यही सवाल उनसे पूछा जाता तो वो किस तरीके से उनकी जवाब टाँग देते मैं तो उनकी हैं? काँपे टाँगने शुरू हो जानी थी बिलावल भुट्टो की। जी, जी, मैं सोच रहा था कि अगर वो होते और ये कहते कि आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो बिलावल साहब इस तरीके से कहते हैं कि यस वी थैंक यू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर गिविंग अस ऑप्शंस, वी थैंक यू हुँ, यूएन फॉर हुँ, गिविंग अस ऑप्शन, वी थैंक यू चाइना फॉर गिविंग अस ऑप्शन। इन फैक्ट हुँ, इंस्टेड ऑफ डे टू डे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग हुँ, इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड आई डू हुँ। इट। तो इट्स जयशंकर साहब बड़े मज़े हुए खिलाड़ी हैं और मेरे ख़्याल से जी, मोदी जी की चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये भी हुँ, एक हमारा एक डायमेंशन है, ठीक है। देखिए मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनकी ये फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस पे तो बड़ा ही क्वेश्चन मार्क उठाया था हमारे यहाँ के भारत के भी विपक्षी दलों ने। इनफैक्ट मैं कोट करता हूँ कपिल सिब्बल साहब जो हैं हमारे, वो कहते हैं कि मोदी हैज़ बीन अ स्टेट लीडर with no stint in Delhi
and hence a relatively unknown entity for foreign interlocutors except those who have traveled to Gujarat for business reason। यानी उनको गुजरात के बाहर कुछ पता नहीं है, वो मुझे नहीं लगता है कि हैंडल कर पाएंगे फॉरेन पॉलिसी को, ऐसा उनका मानना था। और आप ये 2013-14 की बात है और आज आप देख रहे हैं कि क्या हो चुका है। मेरे ख्याल से सिब्बल साहब भी पुनर्विचार करेंगे अपने विचारों पे कि जी, कहाँ पहुंचे हैं अब लोग, ऐसा। लोगों ने मोदी तो जी को अंडर एस्टिमेट किया था। बिल्कुल बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों को आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ, खासकर हमारे पाकिस्तान के दर्शकों को, कि देखिए आप अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो वार चल रहा है उसमें ये मोदी जी की काफी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिक है कि नो कि मोदी जी इजराइल का साइड लेते हैं और ऐसी सब बातें चल रही है। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी आप यूट्यूबर्स लोग जाके पूछते जी, हैं तो वो यही कहते हैं कि मोदी जी तो इजराइल का फेवर लेते हैं, दे डोंट लाइक हिम एंड सो ऑन, उनकी फॉरेन पॉलिसी को। तो मैं आपको उन सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोदी जी को पैलेस्टाइन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी 2017 में दिया था। तो अच्छा। ये शायद लोग, अच्छा क्या जरूरत है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने की? हम्म। नॉर्मल रिलेशंस रखें, जी। डिप्लोमेटिक रिलेशन। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने या क्या खास है? तो आखिर पैलेस्टाइन को लगा होगा, कुछ अच्छी बात लगी होगी, तभी उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। ठीक है, हम्म। तो मोदी जी ने उसी स्तर पे संबंध बना के रखे हुए हैं पैलेस्टाइन के साथ भी। और आपको अब तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हमने जी, इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग किया था अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो हम सच जी। के साथ खड़े हैं, ना पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं ना इजराइल के साथ खड़े हैं, हम तो सच के साथ खड़े हैं। टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी गलत है, टू नेशन थ्योरी के फेवर में है इंडिया, ये भी सच है। अच्छा। तो ये जी। अच्छा, 14 कंट्रीज ने अभी तक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं मोदी जी, और वेरी उसमें गुड। 6 कंट्रीज तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। जिस अब आप देखिए, या तो इसी नाम पे तो यूएस वीजा नहीं दे रहा था यही चीफ मिनिस्टर साहब, हम्म। और अब 6 मुस्लिम कंट्रीज ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिए। और ये पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये यहाँ पर ये कहा जाता है और मुसलमान अवार्ड दे रहे हैं। ये सोचने जी। वाली बात है ना। हम्म। हाँ, देखिए अवार्ड देना तो कोई कंपलसरी नहीं होता है ना, नॉर्मल रिलेशन भी तो रखे जा सकते जी, हैं। जी, जी, जी। तो कुछ तो बात होगी, उनको हम्म। कुछ समझ में आया होगा जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को नहीं समझ में आ रहा है। हम्म। तो इस पे जरूर विचार करना चाहिए डीपली कि भाई क्या कारण है। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का है वो है इंडियन डायस्पोरा। उसके हम्म। बिना शायद ये पूरा नहीं होता है। तो आज की तारीख में 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इधर हेड ऑफ स्टेट या डेप्यूटी हेड ऑफ स्टेट इंडियन ओरिजिन है। तो हम्म। 10 कंट्रीज में आपको पाकिस्तान के कुछ ध्यान में है मुजफ्फर भाई? जी, कुछ लोगों को पता है। रात भी हम बैठे थे यहाँ पर तो डिस्कस हो रही थी, यही डिस्कस हो रही थी कि जैसे कि इंग्लैंड के अंदर ऋषि सुनक जी। जी हैं, और अमेरिका के अंदर भी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर भी जो है उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अगले जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन ही बनेंगे। तो ऐसे जी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों को पता है, ज्यादा लोग नहीं जानते इस बारे में। मेरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो स्टेट इन पाकिस्तान ओरिजिन है और किसी हेड ऑफ स्टेट है? नहीं, कोई भी नहीं। पाकिस्तानी एक मेयर है वो लंदन के। वो तो वही लंदन के पता है मेयर साथ। ही है, हाँ। वो तो एक बस छोटी उसके अलावा पोजीशन है। और कोई नहीं। जी। हाँ, और कोई नहीं है। जी। तो देखिए ये जो डायस्पोरा है आखिर ये कैसे इतना स्ट्रांग बनता है? ठीक हम्म। है, इस पर जरूर पाकिस्तानी आम लोगों को, जनता को और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको विचार करना चाहिए कि ये क्या कारण है कि ये लोग, है बिल्कुल। ना, पॉलिटिक्स में जाना किसी दूसरे देश में और वहाँ की देश पर राज करना। देखिए अपना हम्म। राजा तो कोई आसानी से बनाता नहीं है ना, तो बड़ी मुश्किल बिल्कुल। चीज होती है। तो कुछ तो बात होगी ऐसा। तो अब हमारा जो पहले जो डायस्पोरा था उसका पहले जो फॉरेन पॉलिसी कहें या उनका इंडिया के प्रति जो लगाव था उसमें एक चीज बड़ी कॉमन थी, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बस ये गाने बहुत चलते थे, जी। और हमेशा वो लोग यही सोचते थे कि हमारा देश भी कब ऐसा होगा, कब हम अपने देश में जाएंगे, हमें अपना घर छोड़ के आना पड़ा,
लेकिन कब हम ऐसे इसको फिर से हम देखेंगे कि वहाँ भी डेवलपमेंट हो, वहाँ भी अच्छी चीज़ें हो फॉरेन में। और आप देखिए आज क्या कंडीशन है, बहुत सारे लोग तो फॉरेन से वापस आ ही रहे हैं, यहाँ पर जी। भारत मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आए हैं, ठीक है, रिटर्न। अ, अगर आप बात करें कि इंडियन डायस्पोरा की जो हमारे टॉप 30 सीईओज़ की ही बात करते हैं, हम पूरे जितने इंडियन से बाहर उनकी बात नहीं करते हैं। हुँ, टॉप 30 इंडियन सीईओ की नेटवर्थ जो है आज की तारीख में यूएस में, वो $4500 बिलियन है। ओह! आप जो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, वो करीब 350 जी, अरब डॉलर की जी। बिलियन डॉलर की है और इनकी नेटवर्थ 4500 बिलियन डॉलर्स है। सिर्फ 30 हुँ, ही लोग हैं। हुँ। आप मतलब आप समझ लीजिए कि 12-13 साल पाकिस्तान मेहनत करेगा पूरा 25-30 करोड़ लोग, तब जाकर इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर पाएँगे जितनी ये लोग के पास आज की तारीख में, कर हुँ, बड़ी ठीक है? बात है। जी, जी, अगर आप सोचिए कि ये लोग मोदी जी बोल दें कि भाई सब सामान समेट के और आ जाओ वापस तो क्या हो जाएगा? सही। तो तो ये एक पावर है हुँ, भारतीय डायस्पोरा की पूरे वर्ल्ड में और इसका कारण भी सबको पता ही है कि हम लोग जहाँ के जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। उस चीज़ हुँ, को, उस देश को, उस कंपनी को, उस घर उसको अपना मानते हैं और अपना मान के ही काम करते हैं। तो हुँ, उस वज़ह से ये एक बेसिक रीज़न है और ये यहाँ भी है। आप यहाँ भी अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो हुँ, वहाँ उस कल्चर को, उसके ऑनर को, सबको हम एडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलते हैं। हुँ, तो ये एक नेचुरल अंदर से ही हमारे इनबिल्ट क्वालिटी शायद हम कह सकते हैं और दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। मोदी जी ने ज़रूर इसमें ये किया है कि उनको प्रमोट किया है, उनको सपोर्ट किया है और उनको एक होप दी है कि आप ज़रूर आपका भारत भी उतना ही तेज़ आगे बढ़ेगा। एक हमारा डायमेंशन है वैक्सीन डिप्लोमेसी अगर आपने नोट किया हो तो। हुँ, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसने एक बड़ा किरदार प्ले किया है मोदी जी की इस फॉरेन पॉलिसी में। तो हुँ, देखिए मुश्किल हालात में जब वैक्सीन इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तब हमारे देश ने वहाँ उन देशों को वैक्सीन पहुँचाई है जो लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे। हुँ, ठीक है, अब एक कंट्री है, छोटा कंट्री है डोमिनिका। बड़े देशों से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, वो तो बिज़नेस करते हैं, वो कोई जी, सपोर्ट तो करते नहीं है। एवरीवन इज़ डूइंग बिज़नेस, इंडिया इज़ नॉट डूइंग बिज़नेस, इंडिया इज़ डूइंग सपोर्ट। तो हुँ, आप देखिए डोमिनिका के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उनका मैं कोट करता हूँ। उनको जब हुँ, वैक्सीन पहुँची तो उसके बाद में उन्होंने जो कहा, वो कहते हैं कि इंडिया प्रमोटेड ह्यूमैनिटी, अदर नेशंस प्रमोटेड वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो हुँ, हमने ह्यूमैनिटी को प्रेफ़रेंस दिया, ठीक है। वो ये जो जो कह रहे थे ना वो आप अगर उनका वीडियो अवेलेबल है गूगल पर अगर कोई सर्च करके देखना चाहे तो शी गेट्स सो इमोशनल एट दैट टाइम उनकी आँखों से बस आँसू ही नहीं आए, गला चौक हो गया। हुँ, तो जब जब हुँ, ऐसे जब होते जमैकियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, अभी बहुत लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, नाम सुना होगा तो पता नहीं होगा जमैका किधर है। तो वो उन्होंने भी अ, वो कहते हैं कि आई नेवर फेल्ट सो इम्पोर्टेंट उनका इतना हेल्पलेसनेस कभी मैंने ज़िंदगी में फ़ील नहीं किया, कि अब हम अपने मरते हुँ, लोगों को कैसे वैक्सीन दें। उस समय हुँ, द ओनली होप वाज़ इंडिया एंड दे हैव हेल्प्ड अस द होल कंट्री। तो जब हुँ, हम इसे मुश्किल हालात में अगर हेल्प करते हैं, तो ज़रूर वक़्त ज़रूरत वो लोग हमारे को ज़रूर काम आएँगे, हमें याद रखेंगे और हमारे से अच्छा व्यवहार रखेंगे, राइट? हम मुश्किल हालात हुँ, में होते हैं और कोई हमारी मदद कर दे तो उसको कौन भूलता है? नहीं बोलते, कोई नहीं बोलेगा। हुँ, जी, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा फ़ॉरेन का ये रहा है। मैं सिर्फ़ आज जो हमारी बात है इसमें ये जो डायमेंशंस मैंने बताए हैं मेरे ख़्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं जिसकी वज़ह से आज जो दिखती है फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी वो हुँ, इस लेवल पर है। इसके रूट में नेशन फर्स्ट है जैसा मैंने आपको बताया। जी, एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई इतना सब हुआ है और आगे और हो रहा है। हुँ, तो इसमें इज़ देयर एनीथिंग पाकिस्तान कैन लर्न? ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही डीप बात बताने जा रहा हूँ। ऊपर-ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं वो सब पढ़े-लिखे लोग, है ना, स्ट्रैटेजिस्ट डिस्कस करते हैं। जी,
बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं आपको रूट की बात बता देता हूँ, ठीक है? होल फॉरेन पॉलिसी विल रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट, और ये पॉइंट है कि पाकिस्तान ने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में डिफरेंस को खत्म कर देना चाहिए। हुँ, टेररिज्म इज़ ओनली टेररिज्म, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कहीं और हो, सीरिया हो, कहीं भी हो अफ़गानिस्तान। दुनिया में, हुँ, अफ़गानिस्तान हो। देखिए, हथियार उठाने वालों को सपोर्ट कभी करना ही नहीं चाहिए। आप हुँ, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर हुँ, सकते? लेकिन हमास को सपोर्ट तो ना करें, हुँ, ठीक है? अब तो उसके बिना भी काम चल सकता है ना अपना। हुँ, तो हम प्रेशर तो फिर भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट उससे तो और बात में वज़न बढ़ जाता है ना, अगर हम हुँ, शांति का समर्थन करेंगे और साथ में इस बात को कहेंगे कि नहीं हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उस बीच में वज़न बढ़ता है ना। अगर आप बोलोगे नहीं हम टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं, हमास का करते हैं। हम तो कहते हैं तो नहीं ये तो अच्छे टेररिस्ट हैं हुँ, और ये वाले बुरे हैं। ऐसा जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी को जो शेप लेना चाहिए, जिस जगह पर उसको आना चाहिए वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी, और कहीं न कहीं हुँ, लोगों के मन में हमेशा शक बना ही रहेगा कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के ही बात करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो इसको ऐसे ही है। ज़रूर मेरे ख़्याल से एक ध्यान में रखना चाहिए कि इसको ज़रूर अ, समझें इसको ठीक से। जी, आपने जी। बड़ी अच्छी बात की। एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं ना कि टेररिज्म और जो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी जो हमारी मज़हबी जमातें हैं या और भी इस तरह के जो भी जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का, तो वो इस चीज़ को तो वो जिहाद कहते हैं कि इसको तो टेररिज्म मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं कि ये जिहाद हो रहा है। और उसको प्रमोट जी, किया जाता है। हमारी कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो पहले से ये सारे काम करती रही हैं। इसमें जमात-ए-इस्लामी, तैयबा थी और अब अभी भी शायद इस इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। लेकिन ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन सारी चीज़ों को जब तक हम हमारी स्टेट और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे पीछे नहीं हटती, तब तक हमारे साथ कोई भी मुल्क जो है वो बेहतर ताल्लुकात हमारे जो है वो रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। भारत के साथ भी हमारे मसाइल यही हैं कि भारत भी इसी चीज़ को लेकर बात करता है हमेशा से कि आप इन सारी चीज़ों से पीछे हटेंगे तो हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएँगे। जी, तो बिल्कुल, सर बिल्कुल ठीक बहुत बात है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े ही आज अच्छे जो तरीके से हमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और उसके साथ-साथ मोदी जी और जो जयशंकर जी हैं, उनके जो डायमेंशंस हैं या उनका जो तरीकाकार है या जिस तरीके से वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सबसे मैं देखिए फॉरेन पॉलिसी होना एक अलग बात है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने भारत की रिस्पेक्ट में इज़ाफ़ा किया। पूरी दुनिया के अंदर भारत की रिस्पेक्ट में इज़ाफ़ा हुआ और जो वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उसका चेहरा सामने आए। तो ये एक बिल्कुल। उसी की तरफ एक उनका जो ये समझे कि इक़दामात हैं, उनके जो स्टेप्स हैं सारे, भारत को जी, उसी तरफ वो लेकर जा रहे हैं। तो थैंक यू जी, वेरी मच सर। आइंदा भी आपसे बात होती रही। बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज पहली जी, दफा आप हमारे चैनल पर आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद जी, है कि आइंदा भी हम जो है इस तरह के जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे देखने वाले उनके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्कार सर। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।